नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में दो अलग अलग मामलों की सच्ची कहानियां हैं। और हाँ, आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं ये जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की है। 2 मार्च 2026 को एक महिला अपने स्कूटर से जा रही थी। उसी दौरान एक सफेद टाटा इंट्रा वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महिला सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थीं। जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी वो सीधे भागने के बजाय वापस घूमकर पातुर्दा फाटा की तरफ निकल गई। आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे। गांव में भी तुरंत खबर फैलाई गई। घटना की जानकारी जलगांव जामोद पुलिस को दी गई। पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक स्नेहा शेडगे भी थीं, तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पड़ी महिला के आईडी कार्ड से पता चला कि उसका नाम वृषाली गावंडे है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसके घर वालों को खबर दी। पुलिस ने आसपास का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जलगांव अस्पताल भेज दिया ताकि मौत की सही वजह पता चल सके। थोड़ी देर बाद उसका पति प्रकाश भी वहां पहुंच गया। पत्नी को उस हालत में देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब 2 बजे बहुत ही दुख भरे माहौल में वृषाली का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वृषाली के भाई सुमित डोसे को इस पूरे मामले पर शक हुआ। उन्हें लगा कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कुछ और है। उन्होंने सिर्फ शक जताया ही नहीं बल्कि खुद जांच शुरू कर दी। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस इंस्पेक्टर नितिन पाटिल ने भी केस को गहराई से देखने के आदेश दिए। उनके मन में भी एक सवाल था कि गाड़ी टक्कर मारकर आगे भागने के बजाय वापस क्यों आई। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। पातुर्दा फाटा से लेकर घटनास्थल तक के फुटेज चेक किए गए। जांच में पता चला कि वही गाड़ी तेज रफ्तार में शेगांव की तरफ जाती दिखी। पुलिस को शक हुआ कि यह गाड़ी घटना से पहले और बाद में आसपास मंडरा रही थी। इसी सुराग ने पूरे मामले को पलटकर रख दिया और दुर्घटना की कहानी हत्या की साजिश में बदल गई। लोकल पुलिस और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस 5 मार्च की शाम को शेगांव के जगदम्बा नगर में मनीष सूर्यवंशी के घर तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ वृषाली के भाई भी गाड़ी का पीछा करते करते शेगांव तक पहुंच चुके थे। जांच के दौरान पता चला कि मनीष घर पर नहीं है और वो पुणे गया हुआ है। गाड़ी का असली ड्राइवर कौन था, ये साफ नहीं था। इसलिए पुलिस ने मनीष के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अगले दिन सुबह मनीष सूर्यवंशी खुद जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो बार बार यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वो टूट गया। पहले उसने माना कि उसी ने उस महिला को गाड़ी से टक्कर मारी थी, लेकिन फिर चुप हो गया। जब पुलिस ने और दबाव डाला और पूछा कि सिर्फ टक्कर मारी थी या कुछ और भी, तो मनीष सब कुछ बताने लगा। उसने कबूल किया कि उसने पातुर्दा के मंगेश चहुलकर के जरिए वृषाली के पति प्रकाश गावंडे से सुपारी ली थी और उसी के कहने पर वृषाली को जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या की। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत वृषाली के पति प्रकाश को हिरासत में ले लिया। उसका दोस्त मंगेश चहुलकर उस समय फरार हो गया था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो कुछ इस तरह थी। संग्रामपुर के पातुर्डा गांव में अनंता गावंडे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटा प्रकाश था। प्रकाश की शादी साल 2019 में पास के जस्तगांव की वृषाली से धूमधाम से हुई। वृषाली के पिता का नाम नागोराव डोसे था। वृषाली एक स्कूल में टीचर थी और उसने शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन जब वृषाली की नौकरी खत्म हो गई तभी से उसकी परेशानी शुरू हो गई। ससुराल में उसके साथ रोज झगड़ा होता था और उसे बहुत परेशान किया जाता था। उसका पति प्रकाश भी उससे ठीक से नहीं रखता था। वह बाहर औरतों के चक्कर में रहता था और वृषाली से गलत तरीके से बात करता था। इतना सब सहने के बाद भी उसने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। उसे लगा था कि बच्चे के आने से घर का माहौल बदल जाएगा, लेकिन हालात और भी बिगड़ गए। आखिरकार परेशान होकर वृषाली ने तामगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ समय के लिए वह अपने बच्चे के साथ मायके में रहने लगी। शिकायत के बाद प्रकाश ने खामगांव कोर्ट में तलाक का केस डाल दिया।
लेकिन कुछ महीनों बाद कोर्ट ने वह केस खारिज कर दिया। इसके बाद वृषाली अपने बच्चे के साथ फिर ससुराल आ गई। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका पति सुधर जाएगा और उसकी जिंदगी में भी खुशी आएगी। इसी उम्मीद में वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहते हुए अपना घर चलाने की कोशिश करती रही। प्रकाश का बाहर औरतों के चक्कर में रहने का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। कोई भी पत्नी अपने पति का ऐसा व्यवहार सहन नहीं कर सकती। वैसे ही वृषाली को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन प्रकाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। पिछले साल जुलाई में वृषाली ने सोचा कि बेटे का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, लेकिन प्रकाश ने पैसे नहीं हैं कहकर मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। वृषाली को यह बात बहुत खटकी कि बाहर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने ही बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं। इसी बात पर ससुराल वालों के साथ भी बहस हुई। सितंबर में वृषाली को पिंपल गांव काले के स्कूल में फिर से नौकरी मिल गई, लेकिन उसका काम करना भी प्रकाश को पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वृषाली बस घर में चुपचाप रहे, एक नौकर की तरह काम करे, कोई जवाब न दे और कोई सवाल भी न पूछे। लेकिन वृषाली अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो प्रकाश के गलत कामों के बीच आ रही थी, जिससे प्रकाश बहुत गुस्से में रहने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वृषाली को रास्ते से हटाना है। उसने 2 बार उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों बार वो नाकाम रहा। इसके बाद उसने अपने दोस्त मंगेश को अपनी प्लानिंग बताई। मंगेश का खेत पास में ही था और वो प्रकाश के साथ काम भी करता था। इसी दौरान शेगांव का मनीष सूर्यवंशी, जो पातुर्दा गांव में सामान लेने आता था, उसकी दोनों से अच्छी पहचान थी। उसके पास सफेद रंग की माल ढोने वाली गाड़ी थी। मंगेश और प्रकाश ने मिलकर मनीष को वृषाली को मारने की सुपारी देने का फैसला किया। 15 फरवरी 2026 को उन्होंने मनीष को गांव के एक गोदाम के पास बुलाया और पूरा प्लान समझाया। वृषाली को मारने के बदले 10 लाख रुपए देने की बात तय हुई। उन्होंने ये भी बताया कि वृषाली रोज सुबह करीब 6:30 बजे पातुर्दा फाटे से गुजरती है और तेज गाड़ी चलाती है। 27 फरवरी 2026 को मनीष को डीजल के लिए करीब 3,500 रुपए दिए गए। फिर 2 मार्च 2026 के दिन प्लान तय हुआ कि जब वृषाली सुबह 6:30 बजे उस रास्ते से निकलेगी तो आगे सुनसान जगह पर उसे टक्कर मारकर खत्म कर दिया जाएगा। इसके बदले मंगेश उसे पूरे 10 लाख रुपए देगा। इस प्लान के मुताबिक 2 मार्च की सुबह करीब 5 बजे मनीष सूर्यवंशी शेगांव से अपनी माल ढोने वाली इंट्रा गाड़ी लेकर पातुर्दा फाटा कौठल रास्ते से होते हुए पेसोडा फाटा के पास पहुंचा। वहां वह वृषाली का इंतजार करने लगा। करीब 7 बजे वृषाली अपनी बाइक से आती हुई उसे साइड मिरर में दिखाई दी। जैसे ही वह आगे निकली, मनीष ने उनका पीछा शुरू कर दिया। करीब 4 किलोमीटर आगे जाकर उसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर जोर से टक्कर मारी। वृषाली बाइक से नीचे गिर गई। थोड़ा आगे जाने के बाद मनीष वापस मुड़ा और वहां से निकलकर सीधे शेगांव चला गया। उधर जैसे ही हादसे की खबर मिली, प्रकाश ने 8.5 लाख रुपए से भरा बैग गोठे में रखा और घटनास्थल की ओर निकल गया। दोपहर में मनीष ने मंगेश को फोन करके बताया कि काम पूरा हो गया है। रात करीब 9 बजे मंगेश 8,50,000 रुपए लेकर शेगांव पहुंचा और उसने वो पैसे मनीष को दे दिए। उन्हें लगा कि ये बात कभी पुलिस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पहचान लिया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में जलगांव जामोद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शेगांव के जगदम्बा नगर का रहने वाला 50 साल का मनीष, नारायण सिंह सूर्यवंशी, पातुर्डा के रहने वाले 37 साल का प्रकाश, अनंता गावंडे और 33 साल का मंगेश पुरण चहुलकर आरोपियों पर केस दर्ज किया। आगे पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि सुपारी सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपए की तय हुई थी। पति ने ही 10 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या करवाई। ये बात सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि तीनों ने मिलकर ठंडे दिमाग से प्लान बनाया और 10 लाख रुपए की सुपारी देकर वृषाली की हत्या करवाई। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। वृषाली के ससुर अनंता गावंडे, उम्र 67, का भी इस मामले में हाथ होने की बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि उन्होंने घटना वाले दिन शेगांव में अपना एक प्लॉट 15 लाख रुपए में बेचा था और उसी में से 10 लाख रुपए सुपारी के लिए दिए गए। इसके बाद पुलिस ने अनंता गावंडे को भी हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है
कि इस केस में आगे और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए जांच अभी जारी है। इस केस के सामने आने के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्सा दोनों फैल गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पति अपनी ही पत्नी के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच और तेज कर दी। आरोपियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और पैसों के लेन देन की पूरी जांच शुरू हुई। हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर देखा जा रहा था ताकि कोई भी सच्चाई छूट न जाए। वृषाली का छोटा सा बच्चा अब मां के बिना रह गया। उसकी मासूमियत इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गई। पुलिस अब इस केस को मजबूत बनाने में लगी है ताकि कोर्ट में सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। अगर आरोप साबित होते हैं तो सभी को उम्र कैद या उससे भी कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन कुछ चीजें अगर समय रहते हो जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। उसके साथ पहले से मारपीट, भूखा रखना, बाहर निकालना जैसे मामले हो रहे थे। ये सब रेड सिग्नल थे। उसने पहले ही पुलिस में शिकायत की थी और मायके में रह रही थी। अगर वो वहीं सुरक्षित रहती और वापस ससुराल ना आती तो खतरा काफी कम हो सकता था। हम अक्सर रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। जहां इज्जत नहीं वहां रहना जरूरी नहीं, और जहां जान का खतरा हो वहां रुकना बिल्कुल भी सही नहीं। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी गुजरात के पाटन जिले की है। पाटन जिले के सांतलपुर थाना क्षेत्र के गांव जखोत्रा की रहने वाली गीता की शादी बचपन में ही गांव के एक युवक से तय कर दी गई थी। समय बीतने के साथ वह एक बच्चे की मां बनी, जिसकी अब उम्र लगभग 3 साल है। 27 मई 2025 की रात गीता अचानक घर से कहीं चली गई। कुछ देर बाद उसका 3 साल का बेटा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। रात का समय होने के कारण घर के बाकी लोग तो नहीं जागे, लेकिन बच्चे की दादी की नींद खुल गई। दादी ने बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराया और फिर गीता को ढूंढने लगी। जब गीता घर में कहीं नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत घर के बाकी लोगों को जगा दिया और बताया कि गीता घर में नहीं है। उतनी रात को जब यह पता चला कि गीता घर से गायब है तो पूरे परिवार में हैरानी और घबराहट फैल गई। गीता का पति तुरंत उसे खोजने के लिए घर से निकल पड़ा। परिवार के बाकी लोग भी उसके साथ हो लिए और आसपास के पड़ोसी भी मदद के लिए आगे आ गए। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग टॉर्च लेकर अलग अलग जगहों पर गीता को ढूंढने लगे। तलाश करते करते जब सभी लोग सुतकड़ी इलाके में पहुंचे तो किसी की नजर थोड़ी दूर पड़ी, जहां ऐसा लगा जैसे कोई जमीन पर सो रहा हो। उसने यह बात बाकी लोगों को बताई। नजदीक पहुंचकर जब सभी ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां एक अधजली लाश पड़ी थी। कपड़ों से पहचान हुआ कि वह गीता ही है और उसके पैरों में पड़ी झांझर से भी यह बात साफ हो गई। यह दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, गीता यहां कैसे पहुंची? उसके साथ क्या हुआ? क्या उसने खुद आग लगाई या फिर किसी ने उसे जलाया? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पत्नी की लाश देखकर उसका पति जोर जोर से रोने लगा। साथ आए लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की। इसके बाद सभी ने मिलकर गीता की लाश को उठाया और घर ले आए। घर पहुंचने के बाद एक तरफ पुलिस को सूचना देने की बात चल रही थी तो दूसरी ओर गीता के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो गई। पूरे घर में डर और हैरानी का माहौल था। इसी बीच सुबह हो गई। सुबह जब घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश के कपड़े बदलने शुरू किए तो जैसे ही उन्होंने लाश को ध्यान से देखा, सबके होश उड़ गए। अंधेरे में जिसे वे गीता समझकर घर ले आए थे, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। जब ठीक से जांच की गई तो साफ हो गया कि वह लाश गीता की नहीं बल्कि किसी आदमी की है। यह जानकर घर वाले पूरी तरह हैरान रह गए। अब सवाल और भी गहरा हो गया था। अगर यह लाश गीता की नहीं है तो फिर यह किसकी है? और सबसे बड़ी बात, उस लाश पर कपड़े और झांझर गीता के ही थे, तो वे वहां कैसे पहुंचे? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गीता आखिर कहां है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस अजीब और रहस्यमयी घटना को लेकर उलझन में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। महिला के कपड़े पहने एक पुरुष की अधजली लाश मिलने की खबर मिलते ही थाना सांतलपुर पुलिस के साथ एलसीबी यानी लोकल क्राइम ब्रांच की टीम और एसपी वीके नाई तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
थोड़ी ही देर में खोजी कुत्ता, एफएसएल और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और सबूत इकट्ठा करने में जुट गईं। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने गीता के परिवार वालों और गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में एक अहम बात सामने आई। पुरुष की लाश पर जो लहंगा चोली थी वह गीता की ही थी। साथ ही गांव वालों से यह भी पता चला कि गीता के पड़ोस में रहने वाला 25 साल का युवक भरत अहीर भी उसी रात से गायब है। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। मुखबिरों को सक्रिय किया गया और साथ ही तकनीक की भी मदद ली गई। लाश की पहचान के लिए उसके फोटो जिले के सभी थानों में भेजे गए और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए ताकि जल्द से जल्द उसकी शिनाख्त हो सके। जखोत्रा से करीब 7 किलोमीटर दूर वोवा गांव के एक व्यक्ति ने जब सोशल मीडिया पर लाश की फोटो देखी तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो खेतों में मजदूरी करने वाला हरजी है। उसने यह बात अपने गांव में बताई और फिर यह खबर धीरे धीरे जखोत्रा से लगभग 29 किलोमीटर दूर पीपराला गांव में रहने वाले हरजी भाई के परिवार तक पहुंच गई। इसके बाद हरजी का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जखोत्रा पहुंचा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि मृतक का नाम हरजी भाई देवा भाई सोलंकी था और उसकी उम्र करीब 56 साल थी। उसकी 3 बार शादी हुई थी, लेकिन तीनों ही शादियां टिक नहीं पाईं। इसके बाद वह इधर उधर भटक कर मजदूरी करता था। जहां भी खेतों में काम मिलता वहीं काम कर लेता था। उसकी किसी से कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हरजी भाई को गीता के कपड़े पहनाकर किसने जलाया। घटना को ज्यादा समय नहीं बीता था कि पुलिस ने अपना ध्यान गीता और भरत अहीर पर केंद्रित कर दिया। दोनों ही गायब थे, इसलिए शक गहराता जा रहा था। हालांकि उस समय तक यह पूरी तरह तय नहीं था कि वही इस मामले के आरोपी हैं। थाना सांतलपुर पुलिस के साथ साथ एलसीबी और अब लाश की पहचान होने के बाद SC/ST सेल के डिप्टी एसपी भी इस जांच में शामिल हो गए थे। करीब 25 लोगों की टीम बनाई गई जो शक के आधार पर गीता और भरत की तलाश में जुट गईं। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत पालनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां गीता और भरत अहीर मिल गए। पुलिस ने दोनों को वहीं पकड़ लिया और थाना सांतलपुर ले आई। जांच में यह भी सामने आया कि भरत ने राजस्थान के जोधपुर जाने के लिए 2 टिकट खरीदे थे। थाने में दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ही गीता और भरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने डमी के जरिए पूरी घटना को दोहराकर साक्ष्य इकट्ठा किए। सभी सबूत जुटाने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। गीता जब बड़ी हुई तो उसे बचपन में तय किया गया अपना विवाह पसंद नहीं था। शादी के बाद उसका पति अपने माता पिता की बातों को ज्यादा मानता था और छोटी छोटी बातों पर गीता के साथ मारपीट करता था। इसी साल करीब 4 महीने पहले गीता खेतों में जीरे की फसल काट रही थी। तभी उसकी मुलाकात गांव के ही रहने वाले भरत अहीर से हुई। दोनों की नजरें मिलीं और यहीं से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर एक खौफनाक मोड़ ले लिया। भरत कुंवारा था। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और धीरे धीरे फोन पर बात करने लगे। बातों का सिलसिला बढ़ता गया और कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समय के साथ यह प्यार और गहरा होता गया। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, ऊपर से पड़ोसी भी थे। भरत मुंबई में एक प्राइवेट नौकरी करता था और समय समय पर गांव आता जाता रहता था। जब भी वह गांव आता, दोनों के मिलने के मौके बढ़ जाते। फोन पर बात करते करते गीता का मन अब अपने पति से पूरी तरह हट चुका था। उसे पति के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में उसने भरत से साथ रहने की बात कही और भरत भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह भी अब गीता के बिना रहना नहीं चाहता था। मई के महीने में गीता के चचेरे भाई की शादी थी। गीता ने वहां जाने के लिए अपने पति से कहा, लेकिन उसके पति ने साफ मना कर दिया और उसे जाने भी नहीं दिया। यह बात गीता को बहुत बुरी लगी। गुस्से और दुख में उसने तुरंत भरत को फोन किया और साफ साफ कह दिया कि अब वह अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। भरत भी यही चाहता था, क्योंकि उसका भी मन अब गीता के बिना नहीं लग रहा था। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का कोई रास्ता निकालने की ठान ली और उसी की योजना बनाने लगे। दोनों ने पहले भाग जाने का विचार किया, लेकिन उन्हें डर था कि घर वाले उन्हें ढूंढकर वापस ले आएंगे और फिर हमेशा के लिए अलग कर देंगे। ऐसा पहले भी हो चुका था।
गीता की चचेरी बहन कुछ दिन पहले भाग गई थी, लेकिन परिवार वालों ने उसे ढूंढकर वापस ले आया था। इसी वजह से गीता जानती थी कि अगर वह भी भागेगी तो उसका अंजाम वही होगा। इसी बीच करीब 1 महीने पहले गीता ने अपने भाई के मोबाइल में दृश्यम फिल्म देखी। इस फिल्म को देखने के बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने यह योजना भरत के साथ शेयर की। गीता ने भरत से साफ कहा कि अगर उनके भागने के बाद यह साबित हो जाए कि वह मर चुकी है तो कोई भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि किसी दूसरे व्यक्ति की लाश को उसके कपड़े पहनाकर जला दिया जाए, तभी सबको लगे कि वही गीता है। यह बात सुनकर भरत डर गया। उसे लगा कि ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम है और अगर वे पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। लेकिन गीता अपने फैसले पर अड़ी रही और उसे समझाती रही। धीरे धीरे भरत भी उसकी बात मान गया और दोनों इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। पूरी योजना बनाने के बाद भरत अहीर मुंबई चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसका इरादा था कि वह वहां से चुपचाप वापस आएगा, बिना किसी को बताए, और योजना को अंजाम देगा। योजना के मुताबिक वह चोरी छिपे गांव के आसपास आएगा, किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, फिर उसकी लाश को गीता के कपड़े पहनाकर जला देगा। इसके बाद वह गीता को लेकर मुंबई चला जाएगा और दोनों वहां आराम से रहेंगे। करीब 1 महीने तक दोनों इस खतरनाक योजना पर सोच विचार करते रहे। फिर 26 मई 2025 को भरत मुंबई से वापस आया, लेकिन अपने गांव झखोत्रा जाने के बजाय वह एक रिश्तेदार के यहां ठहर गया। वहीं से उसने उस रिश्तेदार की बाइक ली और ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसे वह अपना शिकार बना सके। गर्मी का मौसम था, तेज धूप पड़ रही थी। भरत पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे उसका मकसद पूरा हो सके। शाम होते होते वह पूरी तरह थक चुका था। करीब 7:30 बजे वह वोवा गांव पहुंचा। वहां रवेची माता के मंदिर पर रुककर उसने पानी पिया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसी दौरान उसकी नजर तालाब के पास से गुजर रहे एक अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। उसका नाम हरजी भाई सोलंकी था और यहीं से इस साजिश का अगला खतरनाक कदम शुरू होने वाला था। भरत ने उस अधेड़ को रोककर उससे बात शुरू की और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर खेत तक छोड़ने की बात कही। हरजी भाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरे में फंसने जा रहा है। वह सहजता से भरत की बाइक पर बैठ गया। रास्ते भर भरत उससे बातचीत करता रहा। असल में वह उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता था। उसने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। हरजी भाई ने बताया कि उसकी न तो पत्नी है और न ही कोई औलाद, और वह काफी समय से यहीं रहकर खेतों में मजदूरी करता है। यह बात सुनकर भरत के मन में यह बैठ गया कि अगर इस व्यक्ति के साथ कुछ हो भी जाए तो उसे खोजने वाला शायद ही कोई होगा। भरत ने उसे खेतों के पास उतार दिया। दूसरी तरफ हरजी भाई को लगा कि भरत एक भला इंसान है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे रास्ता दे दिया। इसी सोच के साथ उसने भरत को पानी पीकर जाने के लिए कहा। जैसे ही हरजी पानी लेने के लिए अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा, भरत ने पीछे से जोरदार धक्का दिया। हरजी संभल नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही भरत उसके ऊपर चढ़ गया और उसका गला दबाने लगा। हरजी ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन भरत जवान और ताकतवर था। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं। यह यकीन होने के बाद कि हरजी की मौत हो चुकी है, भरत ने उसकी लाश को बाइक पर पीछे बैठाया और रस्सी से अपनी कमर के साथ बांध दिया। तभी रास्ते में लाश गिर न जाए, उसने उसके हाथ भी बांध दिए। इसके बाद वह झकोत्रा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग मिले भी, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आया। झकोत्रा पहुंचकर वह सुतकड़ी नाम की जगह पर लाश को रखकर खड़ा हो गया। वहीं से उसने गीता को फोन कर बताया कि इंतजाम हो गया है। गीता ने तय किया कि वह रात करीब 1 बजे चुपचाप घर से निकलेगी और पेट्रोल लेकर आएगी। गांव में पेट्रोल पंप नहीं था, इसलिए गीता ने गांव की एक दुकान से पेट्रोल खरीदा। उसने जानबूझकर कम मात्रा ली ताकि किसी को शक न हो। बाकी पेट्रोल भरत को लाना था, लेकिन समय और डर के कारण वह नहीं ला पाया। वह लाश को वहीं छोड़कर पास के मंदिर में जाकर इंतजार करने लगा। रात करीब 1 बजे गीता घर से निकली। उसके पास एक थैली थी जिसमें पेट्रोल की बोतल और उसकी झांझर थी। वह लहंगा चोली पहनकर आई थी, लेकिन अंदर दूसरे कपड़े भी पहने हुए थे। सुतकड़ी पहुंचकर उसने भरत को बुलाया। दोनों ने मिलकर हरजी की लाश को गीता के कपड़े और झांझर पहना दी ताकि देखने वालों को लगे कि यह गीता की लाश है। फिर उन्होंने लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए।
लेकिन पेट्रोल कम होने की वजह से लाश पूरी तरह नहीं जल सकी और यहीं से उनकी पूरी साजिश उजागर होने की शुरुआत हो गई। नए जीवन के सपने लेकर भरत और गीता जखोत्रा से करीब 165 किलोमीटर दूर कणोदर पहुंचे और वहां एक होटल में ठहर गए। दोनों को लग रहा था कि अब उनकी योजना सफल हो चुकी है और कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। होटल में रात बिताने के बाद उन्होंने आगे की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे पालनपुर होते हुए राजस्थान के जोधपुर जाएंगे। इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि जोधपुर में गुजराती लोगों की संख्या कम है, इसलिए वहां उन्हें पहचानने का खतरा भी कम रहेगा और वे आसानी से नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। लेकिन उनकी यह योजना ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया और दोनों को पकड़ लिया। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई जारी है। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट में पूरे घटनाक्रम को साबित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब अदालत ही तय करेगी कि दोनों आरोपियों को उनके अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी। गीता को अगर अपने विवाह से समस्या थी तो उसे सही और कानूनी रास्ता चुनना चाहिए था, जैसे परिवार से बात करना या अलग होने का फैसला लेना। भरत को भी गीता का साथ देने के लिए गलत रास्ता नहीं, बल्कि सही समाधान ढूंढना चाहिए था। गीता और भरत को किसी भी हालत में किसी मासूम व्यक्ति की जान लेने का फैसला नहीं करना चाहिए था। उन्हें फिल्म जैसी सोच को असल जिंदगी में लागू करने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। गीता और भरत ने अपनी खुशी के लिए जो रास्ता चुना, उसने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली और उनकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, गलत रास्ते से मिली खुशी कभी टिकती नहीं और उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।